तो क्या हो अगर आपका खुद का बाप आपको डीमंस के हवाले कर दे, और यही नहीं, आप पैदा भी नहीं हुए हो उससे पहले ही, और डीमंस आपके हाथ, पांव, आंखें, बोलने की शक्ति, सुनने की क्षमता सब कुछ ले लें और आप पे आपकी खुद की स्किन तक नहीं हो। तो यही कहानी है हमारे इस एनिमे की, जिसमें एक बाप ने अपने बच्चे को दौलत और शोहरत के लिए, बेहिसाब पावर के लिए दानवों के हवाले कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनिमे को। तो एनिमे की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक गांव, और उसमें एक घर जहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है और उसी का बच्चा यहाँ पे होने वाला होता है उसके पत्नी द्वारा, और वो भगवान के बड़े भक्त रहते हैं। पर उसका पति यहाँ पे हमको बताता है थोड़े दिनों पहले की कहानी, जब वो एक दिन पहाड़ी पे जा रहा था जहाँ पे डीमंस का मंदिर है, और यही नहीं, उसके अंदर डीमंस का एक प्रीस्ट भी रहता है जो कि भगवान की पूजा करता है, और उस जगह का नाम रहता है हॉल ऑफ हेल। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उससे प्रीस्ट बोलता है, आप यहाँ क्यों आए हो राजा साहब? आपको क्या जरूरत आन पड़ी डीमंस की भक्ति करने की? अगर आप यहाँ आए हो, इसका यही मतलब है कि आप भगवान को त्याग रहे हो, और ऐसा करने पे बहुत ही बुरा होगा इंसानों के साथ। आपको ये बात समझनी होगी राजा जी। पर यहाँ पे राजा डिएगो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बुद्धा मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, उसकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं। और इतने में प्रीस्ट बोलता है अच्छा, और भागने लगता है प्रीस्ट वहाँ से, पर उसको मार के रख देता है डिएगो और बोलता है क्या फायदा तुम्हारा भी जिंदा रहने का। पर प्रीस्ट यहाँ बताता है, चलो बुरे दिन आने से पहले ही मैं मर गया, धन्यवाद हो तुम्हारा डिएगो, अब उन डीमन से तुम दूर रहना, वरना जो भी बुराई की तरफ जाता है कभी सही सलामत वापस नहीं आता। पर यहाँ पे डिएगो बोलता है, धन्यवाद तुम्हारा मुझे आगाह करने के लिए, पर तुम्हारी और अब मुझे भगवान की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बैठ के खतरनाक डीमन से डील कर रहा होता है कि मेरी जमीन पूरी बंजर हो चुकी है, लोग मर रहे हैं, मुझे ताकत दो, पैसा दो, शोहरत दो, और बदले में जो चाहे वो ले लो मुझसे, जो भी चाहे वो ले सकते हो तुम डीमंस, पर ये डील फटाफट से मेरे साथ कर लो। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? सुन रहे हो ना? और इतने में वहाँ पे लाइटनिंग ही लाइटनिंग गरज रही होती है, और ऐसा लग रहा होता है कि वो डील साइन हो चुकी है फाइनली। और प्रेजेंट डे पे हम देखते हैं कि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है, और वो सोच रहा होता है चलो अब सब कुछ बढ़िया होगा। और जैसे ही नर्स उस बच्ची का चेहरा देखती है, यहाँ पे लाइटनिंग होने लगती है डीमंस वाली, और तो और सब लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पे डिएगो अंदर जाके देखता है कि क्या हुआ, मेरा बच्चा कैसा है। और यहाँ पे जैसे ही डिएगो उसको देखता है तो शॉक हो जाता है कि ये कौन है। ना ही उसके हाथ रहते हैं, ना ही पैर, ना ही आंखें, और ना ही स्किन उसके शरीर पे रहती है। और वो सोचने लगता है तो डील साइन हो ही चुकी है, और डीमन ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। पर पत्नी बोल रही होती है, ये जैसा भी है हमारा बच्चा है, हम इसको रखेंगे। पर उसका पति हंस रहा होता है कि डील फाइनली साइन हो चुकी है, जाओ उसको ले जाओ, की कोई जरूरत नहीं है अब। और यहाँ पे वो नर्स उसको ले जाती है कहीं, पर उसकी पत्नी मना कर रही होती है कि नहीं, हमारे बच्चे को वापस दो। पर डिएगो बताता है कि कोई जरूरत नहीं है, हम वापस से दूसरा बच्चा करेंगे, और अब सब कुछ सही हो जाएगा, और मैं एक बेहतरीन राजा बन जाऊंगा फाइनली। ये बुद्धा की मूर्ति कैसे टूटी? तो यहाँ पे दूसरी नर्स बचाती है कि जब बच्चे को शक्ल देखी तो लाइटनिंग की वजह से ये टूट गई, और वो वापस से वो मूर्ति को वहीं रख देता है, और हेल ऑफ हॉल में आके देखता है। और सीन के दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो बूढ़ी नर्स वो बच्चे को ले जा रही होती है, और तभी एक डीमन उसको देख रहा होता है लाल आंखों वाला, और वो उसको ले जाके नदी में पटक देती है। पर वो थोड़ा सा महसूस करती है कि उस बच्चे को भी जीना है, उसको भी जिंदा रहना है। तो यहाँ पे थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखा के वो उसको एक बोट में रख देती है, और उस बोट को खोल देती है ताकि वो बच्चा कहीं और दूर चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रहेगी तो वो जिंदा भी रहेगा। पर वहीं इतने में एक डीमन आ जाता है और उसको पेल देता है पकड़ के पूरी तरीके से। और वहाँ पे एक बुढ़ऊ भी होता है जो बोल रहा होता है, इधर कोई डीमन है क्या? डीमन उस पर अटैक कर देता है, पर वो बुढ़ऊ तो ओवर पावर्ड रहता है और पेल डालता है उस डीमन को बीच में से, और वो ऐसा
लग रहा होता है, दिखाई नहीं देता उस प्रीस्ट को। तो वो देखता है कि ये कौन है, ये इंसान नहीं है, ना ही ये कोई घाउल है, ये तो किसी का कर्ज है, बेचारा बच्चा कैसे जिएगा। और वो बोट जा रही होती है और वो बुढ़ऊ भी चले जाता है वहां से। और फिर हमको बताते हैं कि बेचारा बच्चा पैदा होते ही बेदखल हो गया अपने माँ बाप से, ना हाथ ना पैर, क्या होगा इसका। और 16 साल बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डॉक्टर पैर जोड़ रहा होता है किसी मरे हुए इंसान का। तब उससे एक आदमी आके पूछता है, तू वही डॉक्टर है ना जो दूसरों के हाथ पांव जोड़ता रहता है, क्या नाम है तेरा। तो यहाँ पे वो डॉक्टर बताता है कि मेरा नाम है जुकाई और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ यहाँ पे। और वहीं हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सामुराई लग रहा होता है, और तो और वो एक गांव की साइड जा रहा होता है। और वहीं गांव के किनारे एक बच्चा यहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ होता है और मस्त तरीके से चूना लगा रहा होता है दूसरों को। पर जिनका सामान वो बेच रहा था वो धमकते हैं वहाँ पे और बोलते हैं, अबे साले चिरकुटे, डोरोरो तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा ही सामान चुराने की। तो डोरोरो बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारा सामान है। तो यहाँ पे वो मुच्छड़ बोलता है, सबूत अभी एक गुत्ती पे दूंगा मिला के तो भूल जाएगा कौन है तू। जिसके बाद डोरोरो बोलता है, अबे ओ मेरे को डराने की कोशिश मत करो, मैं भले ही बच्चा हूँ। पर वो गमला फेंक देता है उसके मुंह पे और भाग खड़ा होता है वहां से। और उसके पीछे पड़े होते हैं कि सारे के सारे वो लोग। और फिर से हमको दिखाई देता है वही सामुराई, और यहाँ पे डोरोरो उन तीनों लोगों पे गोबर फेंक रहा होता है, वो भी घोड़े का, और भाग खड़ा होता है वहां से। जिसके बाद डोरोरो यहाँ पे नदी किनारे आ जाता है और अपने हाथ पांव धो रहा होता है। तभी उसके पास एक प्यारा सा पप्पी आ जाता है जो कि उसे खाना मांग रहा होता है। पर डोरोरो बोलता है, अबे साले इतना सा होके मुझसे खाना मांग रहा है, साले मेरे को भी तो देख, मैं भी तो जरासा हूँ, जा अपना खाना खुद पकड़। पर वहीं इतने में वहाँ पे वही मुच्छड़ आ जाता है और उस पिल्ले को उठा लेता है और बोलता है, डोरोरो अगर पैसा दे मेरे को वरना इस कुत्ते को मार दूंगा। तो यहाँ पे डोरोरो बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। और जिसके बाद डोरोरो को वो पकड़ के सूद देते हैं, मिला के जूते ही जूते दे रहा होता है। पर डोरोरो यहाँ पे पत्थर ही पत्थर दे रहा होता है वो मुच्छड़ को, पर फिर से जूते खा रहा होता है डोरोरो। और यहाँ पे उसको मार के वो जा ही रहे होते हैं। तो डोरोरो बोलता है, मेरे को डराने की कोशिश मत करो, मैं किसी से नहीं डरता। और आंख फोड़ के रख देता है उस मुच्छड़ की इस बार, जिसमें उस मुच्छड़ को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो उसको उठा के पानी में डुबा रहा होता है और मारना चाह रहा होता है। पर तभी ऊपर वही सामुराई दिख जाता है हमको, जो पहले ही 2 बार दिख चुका है। इसकी भैंस की पूंछ दिख ही रहा है, बस कुछ कर नहीं रहा। और यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रहा होता, ना ही वो उन लोगों को देख रहा होता है, वो तो सामने किसी और चीज को देख रहा होता है। और वो चीज पानी में बहकर वो सामुराई की साइड ही आ रही होती है और एकदम से वो मॉन्स्टर बन जाती है। और वो मॉन्स्टर ही रहता है और खा जाता है उस मुच्छड़ को तो 2 ही सेकंड में। जिसके बाद सबकी फट जाती है कि भाई को खा गया, और भाग रहे होते हैं उसके 2 साथी, उनको भी पकड़ के खा जाता है वो। और फिर चौथा नंबर होता है डोरोरो का, पर डोरोरो को बचा लेता है वो सामुराई और बचा के दूर फेंक देता है उस मॉन्स्टर से। पर वो मॉन्स्टर पीछा कर रहा होता है सामुराई का ताकि उसको पेल सके। पर वो सामुराई तो बहुत ही तगड़ा फाइटर रहता है और उसके तो हाथ भी असली नहीं रहते, हाथों में तलवार रहती है। और वो लकड़ी का ब्रिज काट काट के भाग रहा होता है और उस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगा रहा होता है। जिसके बाद वो लकड़ी का ब्रिज टूट जाता है और मॉन्स्टर की चटनी बन जाती है उस ब्रिज के नीचे। और डोरोरो उसके दोनों हाथ लेके आ रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया लड़े यार तुम्हारा नाम क्या है। और उसके हाथ वापस से पहना देता है उसको सही सलामत। और तुरंत ही समझ जाता है कि तुम्हारा तो मार्क्स भी नकली है, हाथ भी नकली है, तुम हो कौन, तुमको दिखाई भी नहीं देता क्या, सुनाई भी नहीं देता क्या तुमको। और वहीं एकदम से वो सामुराई कांप रहा होता है और उसका मार्क्स गिर जाता है और उसका चेहरे की स्किन अपने आप वापस से उग जाती है, कारण डोरोरो डर जाता है थोड़ी देर के लिए। और वहीं डिएगो दिखाई देता है हमको, बिजलियां कड़क रही होती हैं और वो डीमन पावर का यूज कर रहा होता है वापस से उसी मंदिर में जाके। तो वहां पे हम देखते हैं कि एक डीमन के ऊपर बिजली गिरी थी और उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं और तो और जमीन भी खिसक चुकी है उसके राज्य में। और यहाँ पे उसका बच्चा दूसरा वाला वही मस्ता रहा होता है उसकी मम्मी के सामने। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर जुकेक को, वो यहाँ पे वापस से पता नहीं किसकी मरम
पट्टी कर रहा होता है। और तो और डोरोरो बोलता है तू इंसान भी है क्या, कौन है तू, कौन है तू। और हमको बताता है कि पहले के समय में और अभी के समय में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे जंगलों में खूंखार लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं और डीमंस भी रहते हैं। और वहीं बूढ़ऊ को दिखाया जाता है जो कि हमको 16 साल पहले नदी किनारे मिला था। उसके सामने भी एक मॉन्स्टर आ जाता है और उससे बोलता है चाहिए क्या। तो प्रीस्ट बोलता है क्या, तो मॉन्स्टर बोलता है अबे तेरे को चाहिए क्या, और वहाँ से चला जाता है घंटी बजाते हुए। और उसी जंगल में घूम रहे होते हैं हमारे डोरोरो और वो सामुराई। और यहाँ पे डोरोरो उससे पूछ रहा होता है और ये तलवारें किसने घुसड़ दी तेरे हाथ में हमेशा हमेशा के लिए, और वो चेहरा सब कुछ बताना मेरे को, कौन है तू, कौन है बड़े भाई। पर वहाँ पे वो सामुराई तो पेड़ में से बेरीज तोड़ के खा रहा होता है और उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। और एकदम से जाके मछलियां पकड़ने लगता है और एक एक करके 3-4 मछलियां पकड़ लेता है उसकी तलवार से, जिसके कारण डोरोरो और इम्प्रेस हो जाता है उससे। पर वो मछलियां पकड़ के कच्ची ही खा रहा होता है। तो डोरोरो बोलता है अबे अबे रुक जा साले, भुक्कड़ दे मेरे को, मैं पका के देता हूँ। और डोरोरो वहाँ पे आग जला लेता है और तो और उसकी मछलियां पका रहा होता है। और रात भी हो चुकी होती है, जिसके बाद वो उसको हाथ में मछली पकड़ा देता है क्योंकि उस सामुराई को कुछ दिखाई भी नहीं देता। और बोलता है अच्छा तुम बहुत ही अजीबो गरीब हो भाई, कोई बात नहीं, तुमको क्या थोड़ा पैसा कमाना है क्या, करोड़पति बनना है क्या, मेरे पास मस्त प्लान है, बस तुमको कुछ नहीं करना, बाकी लोगों की तरह मॉन्स्टर्स से फाइट करनी है, खूब पैसा मिलता है उनको मारने का। और वहाँ पे वो सामुराई को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, पर वो आत्मा देख पा रहा होता है डोरोरो, जो कि बिल्कुल प्योर और वाइट रहती है। उसके पास एबिलिटी रहती है कि वो लोगों को नहीं देख सकता पर किसी की भी सोल को देख सकता है और ये भी बता सकता है कि वो बुरी है कि अच्छी। लाल कलर की सोल बुरी ही रहती है क्योंकि वो सिर्फ मारना और काटना जानती है और दूसरों को नुकसान देना। पर डोरोरो के साथ ऐसा कुछ नहीं था। और वहीं वापस से वो मरम पट्टी वाला डॉक्टर उसका बीन बक्सा लेके यहाँ पे नकली आंखें, हाथे, पैर सब कुछ लेके मरे मराए लोगों को जोड़ रहा होता है, पता नहीं क्यों। डोरोरो तो घोड़े गधे की तरह सो जाता है मस्त तरीके से और बोलता है सुबह मिलते हैं भैया, नींद आ रही। और वहीं हम देखते हैं सुबह के समय सामुराई वापस से मछलियां पकड़ रहा होता है। यहाँ पे डोरोरो उसको कहीं लेके जा रहा होता है और बताता है कि पास वाले गांव में एक मॉन्स्टर घूम रहा है, चलो अपन उसको मार देंगे और गांव वालों से इनाम ले लेंगे तगड़ा वाला। और सामुराई उसके पीछे जा रहा होता है और सामुराई को दिखता है वही मॉन्स्टर जो कि उस बुढ़ऊ को दिखा था रात के समय। और जिसके बाद वो गाँव पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पे एक बंदा चल के आ रहा होता है जो कि बोलता है कौन हो तुम लोग। तो यहाँ पे डोरोरो बताता है अरे हम लोग है ना मॉन्स्टर को मारने आए, क्या हम उनको मार देंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, तुम हमको इनाम दे देना, खत्म किस्सा। ये भाई है ना जो ये ताकतवर है बहुत ज्यादा, मेरे सामने ही एक मॉन्स्टर की गुत्ती सुझा दी मार मार के और उसको हरा दिया हमेशा हमेशा के लिए, क्या बोलते हो। तो यहाँ पे वो बंदा बोलता है चलो ठीक है, हमको तुम्हारी डील मंजूर है, हम वैसे ही मॉन्स्टर से बहुत परेशान हैं। और तो और इस गाँव की चीफ अभी आराम कर रही है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है, तो मैं तुम्हें उन्हें बाद में मिलवाऊंगा, अभी चलो तुमको एक शानदार घर दे देता हूँ रहने के लिए। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं उसके पीछे। और तो और वो घर कम तबेला होता है घोड़ों का, पर वो पहले से तो बेहतरी जगह पे रह रहे होते हैं। जहाँ पे डोरोरो बोलता है क्या पता कौन सा मॉन्स्टर होगा, ये गाँव वाले मेरे को अमीर नहीं दिख रहा है सेनपाई। और इतने में दिया बुझ जाता है और वही घंटियां बज रही होती है और दरवाजा खोलता है तो एकदम से वो बड़े मुंडे वाला मॉन्स्टर आ जाता है वहाँ पे, जिसको देख कर डोरोरो की फट जाती है। और वो मॉन्स्टर बोलता है चाहिए क्या। तो डोरोरो बोलता है साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तो मॉन्स्टर फिर बोलता है अबे तेरे को चाहिए क्या। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर ये बोल के वहाँ से शांति से चले जाता है और सामुराई भी उसका कुछ नहीं करता। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मॉन्स्टर बुरा नहीं है, बड़ा ही अच्छा है। और इतने में वही गाँव वाला वहाँ पे टपक पड़ता है और पूछता है क्या हो गया इधर, क्या हो गया। तो यहाँ पे डोरोरो बताता है कि कुछ नहीं, वो मॉन्स्टर आया था तो बड़े भाई ने अभी उसको डरा के भगा दिया है, हम उसको कल मार देंगे, ठीक है ना। और ये बोल के वो चला जाता है और वापस से देखते हैं कि सुबह आता है और बोलता है चलो इस गांव की चीफ को, बंडाई मैडम को तुमसे मिलना है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको बंडाई मैडम के पास ले जा रहा होता है, जहाँ पे वो अंदर चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। और जैसे ही दीपक जलता है वो देखते हैं सामने वो मैडम बेड पे लेटी हुई होती है बुरी हालत में और वो बच्चा देख रहा होता है डोरोरो उसको। तो मैडम पूछती है काय को देख रही है रे मेरे को। तो
तो डोरोरो बताता है कि तुम बहुत सुंदर हो इसलिए तुमको देख रहा हूँ। पर वहीं हम देखते हैं हायाकिमारू सामुराई को, वो उसको देखता है और फटाक से उसकी तलवारें निकाल लेता है, क्योंकि उसको पता पड़ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं एक मॉन्स्टर है। और यहाँ पे डोरोरो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि अबे रुक जा पागल है क्या, इतनी अच्छी लेडी को मारेगा तू। और जिसके बाद उसके सारे सिपाही वहाँ पे आके उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फेंक देते हैं वापस उसी तबेले में बंद करने के लिए। और तो और उसी तपेले में मौजूद होता है वही प्रीस्ट भी जो कि पिछले दिन हमको दिखा था। और डोरोरो चिल्ला रहा होता है हायाकिमारू को कि अबे पागल है क्या, तू उनको क्या मार रहा था, वो तो हमको खाना पीना सब दे रहे थे। तो यहाँ पे वो बुढ़ऊ बताता है ओए बच्चे, तेरे को जो तेरी आंखों से दिखाई देता है ना, शायद वो इसको इसकी मन की आंखों से दिखाई देता है। और तू जिन लोगों को अच्छा समझ रहा है हो सकता है वो मॉन्स्टर हो। डोरोरो बोलता है अबे पहले तू ये बता तू कौन है। तो यहाँ पे वो बताता है कि मैं भी यहाँ पे मॉन्स्टर को हराने आया था, इन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया और तो और मुझे भी दिखाई नहीं देता, पर मैं ये बता सकता हूँ कि तेरी और इसकी सोल बहुत ही अच्छी है और बुरी नहीं है। तो यहाँ पे डोरोरो बोलता है अच्छा तो ये भी ऐसी देखता होगा क्या, तुम बताओ तो जरा मेरे को। तो प्रीस्ट बताता है हाँ बिल्कुल मेरी ही तरह। जिसके बाद हायाकिमारू रास्ता ढूंढते हुए निकल जाता है उस जगह से और डोरोरो और वो प्रीस्ट भी उसके पीछे आ रहे होते हैं और पहुंच जाते हैं उसी रूम में जहाँ पे वो बंडाई थी। लेडी बोलती है अरे एक बीमार औरत पे अटैक करने आ गए 3-3 मुस्टंडे। और जिसके बाद बताता है प्रीस्ट देख डोरोरो ये वही मॉन्स्टर है जिसके लिए हायाकिमारू उस पे अटैक करने वाला था पहले। और जिसके बाद हम देखते हैं कि हायाकिमारू फुल पावर में तैयार हो चुका होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर तो इतनी खतरनाक दिख रही होती है कि देख के ही फट जाए लोगों की। और यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे होते हैं वो। जिसके बाद यहाँ पे आंखों में तलवार भर देता है हायाकिमारू उस मॉन्स्टर के और उसको मारने के लिए जा रहा होता है, पर उसका वहाँ पे असिस्टेंट उसको बचा लेता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर भाग खड़ी होती है वहाँ से। और प्रीस्ट पूछता है क्या कर रहे हो तुम, मॉन्स्टर को क्यों बचा रहे हो। तो यहाँ पे वो बताता है कि अबे ओ अगर इसको नहीं बचाएंगे तो ये हम सबको खा जाएगी और खा भी गई थी, इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि तुम लोगों को इसको खिला देंगे। और वहीं हम देखते हैं कि हायाकिमारू उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है उसके पीछे, पर वहां पे वो मॉन्स्टर उसको दबा लेती है अपने जाल में और तो और मारने ही वाली होती है। पर तभी के तभी वही बड़े मुंडे वाला मॉन्स्टर आ जाता है और घंटी बजा देता है, जिसके कारण हायाकिमारू हट जाता है उस जगह से और काट के रख देता है उस मॉन्स्टर को। और वो लेडी अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है तू कौन है, तेरे पास अलग ही लेवल की शक्तियां हैं। इतने में तो हायाकिमारू उसका खोपड़ा ही अलग कर देता है और वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी जैसे ही वो लेडी बढ़ती है वहां से गायब हो जाता है। और जिस जगह वो गायब होता है उस जगह बहुत सारा सोना दबा होता है। फिर यहाँ पे वो असिस्टेंट बताता है कि हमारा प्लान सिंपल था, हमको पैसा कमाना था और ये मॉन्स्टर को भी भगाना था। तो हमने जो भी लोग हमारे गाँव में आते उन लोगों को मॉन्स्टर्स को खिलाना चालू कर दिया और उनका पैसा चोरी करना चालू कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और यहाँ पे वो बेल की आवाज आ रही होती है कंटिन्यूअस उस बुंडे वाले मॉन्स्टर के, क्योंकि सबसे पहले उसी बंदे को खिलाया था उन लोगों ने उस लेडी मॉन्स्टर को। और जिसके बाद वो प्रीस्ट डोरोरो और हायाकिमारू साथ में ही चल रहे होते हैं। और यहाँ पे डोरोरो को बुरा लगता है कि मैंने पहले ही फालतू में रोका है हायाकिमारू को, पहले ही काट डालता उस मॉन्स्टर को। तो प्रीस्ट बताता है कि तेरी गलती नहीं है बच्चे, तेरी कोई गलती नहीं है, तू तो एक बच्चा है, तेरे को जो आंखों से दिखता है तू तो वही विश्वास करता है, पर हम दोनों को अंदर तक की चीजें पता पड़ जाती हैं, सोल तक को देखने में। और इतने में हायाकिमारू डोरोरो का आके गाल पकड़ लेता है प्यार से और बोलता है कुछ नहीं, लिख के बताता है कि ये देख मेरा नाम है हायाकिमारू। पर प्रीस्ट से समझ जाता है कि ये तो वही बच्चा है जिसको मैंने 16 साल पहले उस बोट में देखा था और बहुत ज्यादा बदल चुका है ये बच्चा तो आज के टाइम में। और वहीं हम देख डिएगो के यहाँ, जहाँ पे डिएगो का एक सेनापति बताता है कि सकाई क्लैन हम पे अटैक करने वाला है, उसने चारों ओर बॉर्डर के उसके सैनिक खड़े कर दिए हैं और तो और हमको दिक्कत हो सकती है डिएगो साहब। तो डिएगो बोलता है हाँ इनका
इसका कुछ करना पड़ेगा। और वहीं हम देखते हैं दूसरे सीन में कि हायाकिमारू को एकदम से दौरे पड़ने लगते हैं और उसका पूरा शरीर कपकपाने लगता है और ऐसा लग रहा होता है कि डिमोनिक पावर्स उसका असर दिखा रही हैं हायाकिमारू पे। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि वार की वजह से यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा था और मारने वाला और कोई नहीं, वही डॉक्टर था। वही डॉक्टर जो अभी सबका इलाज करता फिर रहा है, तब दूसरों को जान से मार रहा था। और मार ही नहीं रहा था, उनको टांग रहा था वहाँ पे लकड़ियों पे, उनके कान काट रहा था, उंगलियां काट रहा था और तो और बीवी बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा था वो सड़ा हुआ डॉक्टर। और यही रहता है उसका पाप जिसका वो अभी प्रायश्चित कर रहा होता है। और उसको भी ये करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, पर शायद उसकी भी कोई मजबूरी रहती है कि उसको ये सब करना पड़े। और तो और वो कूद जाता है पहाड़ पे से। और तो और फिर हमको दिखाया जाता है पास्ट उस डॉक्टर का, जब यहाँ पे वो एक गांव में रह रहा था और बच्चे की जान बचाई थी कानामे की। और तो और उसके घर के बाहर भीड़ लगी रहती थी लोगों की जिनको अपने हाथ सुधरवाने हैं जो कट गए थे लोगों के। और यहाँ पे वो डॉक्टर अपनी कारीगरी से उन लोगों के हाथ पांव पहले जैसा तो नहीं कर सकता, पर एस्थेटिक मतलब नकली हाथ और पैर लगा लगा के दे रहा होता है उन लोगों को। और सब लोग बड़े ही खुश हो रहे होते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे कानामे बताता है कि इन डॉक्टर ने मेरी बचपन में ही मदद करी थी और तब से मैंने निर्णय लिया कि मैं हमेशा इनके साथ रहकर काम करूंगा। और तो और एक रात के समय कानामे उठता है और देखता है कि डॉक्टर अभी भी पैर और हाथ ही बना रहा है लोगों के लिए, जबकि रात का समय है, वो सोया तक नहीं और इतनी मेहनत कर रहा है दूसरे लोगों के लिए जिनको शायद पहले उसने ही कभी अपाहिज बनाया होगा। और एक दिन कानामे कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तब उसको यहाँ पे एक लड़का और उसकी माँ मिलती है। वो देखता है कि लड़के का हाथ काट दिया किसी ने और वो कोई सामुराई था। तो यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, तुमको डॉक्टर जुकाई का घर पता है क्या? मेरे बच्चे का हाथ कट गया और मुझे पता है कि वही ये सुधार सकते हैं। और जिसके बाद कानामे उसको डॉक्टर के पास ले आता है और डॉक्टर उसका अच्छी तरीके से इलाज कर देता है और बोलता है कुछ दिनों में ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, फिर हम इसका हाथ भी लगा देंगे, तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे वो माँ और बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं और कानामे उनको छोड़ने जा रहा होता है। तब वो माँ बताती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, डॉक्टर जुकाई इतने अच्छे हैं, मैंने जो उनके बारे में चीजें सुनी वो तो बिल्कुल वैसे भी नहीं है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि कानामे को उस लेडी ने पूरी की पूरी बात बता दी है डॉक्टर जुकाई की कि वो कैसा था। तो कानामे बोलता है, तुम क्या लॉर्ड शिबा के यहाँ काम करते थे पहले? और ये बात सुन के डॉक्टर जुकाई शॉक में चले जाता है कि हाँ, मैं पहले उनके ही कंट्री में काम करता था, मैं प्रोस्थेटिक और नकली हाथ पांव लगाता था और तो और मुझसे गलत काम करवाए गए हैं, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं करा और इसकी सजा मुझे पता है, मौत ही है। और मैंने मरने की भी कोशिश करी थी पर मेरे को बचा लिया गया वापस से। तो यहाँ पे कानामे बताता है कि तुम्हारे चक्कर में मेरे बाप को भी मार दिया गया और शायद तुमने ही मारा था बचपन में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाप को सच में भी डॉक्टर जुकाई ने मारा था। और जिसके बाद कानामे हथियार लेके खड़ा हो जाता है और बोलता है, कातिल, तेरे ये काम करने से कोई प्रायश्चित नहीं होगा, तूने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, हजारों घर बेघर किए हैं और अब प्रायश्चित करने आ गया है यहाँ पे। पर कानामे उसकी ये बात देख लेता है कि बचपन में इसने मेरा भी पैर सुधारा था, सिर्फ इसीलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ वरना मार देता। और जिसके बाद दूसरे दिन वो दोनों साथ में ही बैठ के काम कर रहे होते हैं, तब वो एक बच्चे का हाथ वापस से जोड़ देता है। पर कानामे बोलता है, इन सब से भी तेरे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। और तो और खुद का पैर फेंक कर वहाँ से चले जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और जुकाई वो जगह भी छोड़ के जा रहा होता है, पर एकदम से उसका पैर फिसल जाता है। और ये बात होती है 16 साल पहले की, जब हायाकिमारू को बोट में उस नर्स ने छोड़ दिया था। तभी नदी किनारे जुकाई देख लेता है कि बोट में कोई बच्चा है और जैसे ही वो उसके पास जाके उसको देखता है तो वो बहरा जाता है कि ये बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है, कि तो कुछ भी हाथ पांव नहीं है, शायद भगवान ने इसे भेजा है ताकि मैं इसकी सेवा कर सकूं और अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं और मैं इसको जिंदगी जरूर दूंगा। और रोने लगता है। और 1 साल बाद हम देखते हैं कि डियागो के घर में वापस से एक बच्चा हो जाता है जो कि हायाकिमारू का दूसरा भाई रहता है, छोटा वाला, और वो प्रिंस बनेगा उसके राज्य का। और वहीं 6 साल बाद हम देखते हैं कि हायाकिमारू के हाथ पांव जोड़ देता है वो डॉक्टर जुकाई और हायाकिमारू बड़ा ही खेल कूद रहा होता है
और तो और जुकाई बता रहा होता है कि उस दिन तो मैं चले ही जाता है दुनिया छोड़ के, पर मेरे को ये बच्चा मिल गया जिसकी मुझे मदद करना बिल्कुल संभव लगा और मैंने इसके हाथ पांव जोड़ दिए। पर इसके पास एक अजीब सी पावर है, इसके ना कान है, ना आंखें हैं, ना हाथ है, ना पाँव है, पर भी ये सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल लोग कर सकते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे डॉक्टर जुकाई उसको नाम भी देता है हायाकिमारू और बोलता है इस दुनिया में हजारों डीमंस हैं हायाकिमारू, तुम उन सब से जीतना पड़ेगा, तब जाके ही तुम आगे चल के जिंदा रहोगे। और वहीं हम देखते हैं हायाकिमारू जब कुछ फूल तोड़ रहा होता है तो एक खतरनाक सा कुत्ते जैसा दिखने वाला चूहा उस पर अटैक कर देता है और हायाकिमारू भी बहुत फास्ट हो चुका होता है, पर उसको शायद हथियार चलाना नहीं आते तब तक और वो सिर्फ बच रहा होता है उस चूहे सी शकल के कुत्ते से। पर पीछे से डॉक्टर जुकाई उसको कुल्हाड़ी मार देता है और वो चूहा भाग जाता है। जब जुकाई को पता पड़ता है कि हायाकिमारू को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसको तलवारबाजी सिखानी ही पड़ेगी सर्वाइवल के लिए, वरना ये बेचारा बच्चा मारा जाएगा, तो दूसरे दिन वो हायाकिमारू को एक लकड़ी से बनी तलवार दे देता है और बोलता है अब तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होती है हायाकिमारू, तुमको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। और दूसरी साइड देखते हैं कि हायाकिमारू का छोटा भाई भी तलवारबाजी सीख रहा होता है और पेले जा रहा होता है उसके नौकरों को, और ये सब देख के उसका बाप बड़ा ही खुश हो रहा होता है। पर वो दूसरी साइड हायाकिमारू तो यहाँ पे तलवारबाजी सीखने में अच्छा नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी। पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, हायाकिमारू भी तलवारबाजी में बेहतर से बेहतर हुए चले जाता है, बड़ा भी हो जाता है। जिसके बाद वो लकड़ी की तलवार से ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को काट रहा होता है, मार रहा होता है उनको नकली तलवार से। तो समझ लो उसकी क्या पावर है उसके अंदर। और जब डॉक्टर जुकाई उसको देखता है खून में और लकड़ी की तलवार से मॉन्स्टर से लड़ते हुए, तो वो भी शॉक हो जाता है कि सिर्फ लकड़ी की तलवार से ये सबको मार सकता है, ना इसको कोई पेन महसूस होता है, ना किसी चीज का डर है, बस एक ही मकसद है काटना और मारना। क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी? और वहीं डॉक्टर जुकाई मरे हुए डीमंस को दफनाए जा रहा होता है जो कि मरते ही बंद नहीं हो रहे होते हायाकिमारू के द्वारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हायाकिमारू फिर से एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और घुसेड़ देता है उस मॉन्स्टर के मुंह में तलवार। पर यहाँ पे एकदम से उसको कुछ होने लगता है, खड़े खड़े वो बैठ जाता है और हम देखते हैं कि उसका पैर अलग हो चुका है। और डॉक्टर बोलता है अबे इतनी क्या ताकत लगा रहा है हायाकिमारू, पर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है जब हायाकिमारू का पैर उग जाता है नया वाला, जो कि पहले कभी देखा ही नहीं उसने। और वो कंफ्यूजन में चले जाता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा पैर कैसे उग रहा है। डॉक्टर जुकाई को भी पता है उन चीजों के बारे में कि जब डीमन से पावर ली जाती है तो डीमंस को मारने पे वापस पावर्स मिल भी जाती हैं, और शायद इसी का फल है हायाकिमारू। और जिसके बाद वो अपग्रेड कर देता है हायाकिमारू की बॉडी में और उसको असली तलवारें लगा के दे देता है और उसको विदा कर देता है हमेशा हमेशा के लिए, और बोलता है हो सके तो तुम अपने असली मम्मी पापा से जरूर मिलोगे हायाकिमारू, अब और तुम मेरे साथ नहीं रह सकते वरना मैं तुमको प्रॉब्लम ही दूंगा सिर्फ। और यहाँ पे रोने लगता है और गले से लगा लेता है हायाकिमारू को, क्योंकि वो फाइनली उससे अलग होने वाला है। 16 सालों के बाद उसने उसे अपने बेटे जैसा पाला था। और वही स्टोरी बता रहा होता है वो प्रीस्ट की, डीमंस से डील करते समय और डीमंस को मार दिया जाए धीरे धीरे करके तो हम अपनी पावर्स वापस ले सकते हैं डोरोरो। और यही बातचीत वो दोनों बैठ के कर रहे होते हैं रात के समय। पर हायाकिमारू यहाँ उठ जाता है और जाके आग में पैर मार रहा होता है, जिसके बाद उसको बहुत गर्म नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे प्रीस्ट बताता है हो सकता है इसको दर्द होने स्टार्ट हो चुका है, मतलब इसकी धीरे धीरे करके पावर्स वापस आ रही हैं, और ये अच्छी बात है एक तरीके से। और वहीं हम देखते हैं डॉक्टर जुकाई को आज के प्रेजेंट टाइम में कि वो मरे हुए लोगों के पैर जोड़ रहा होता है, हाथ जोड़ रहा होता है उनके, और उनकी आत्मा को शांति दे रहा होता है फाइनली, क्योंकि उसके पास और कुछ करने को ही नहीं है। हायाकिमारू को पालने के बाद वो सब यही कर रहा है जिंदगी भर। और हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह के समय यहाँ पे हमको एक लड़की दिखाई देती है जिसको सबसे पहले दिखाई देता है हायाकिमारू, और वो बोलती है तुम उधर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे डोरोरो बताता है कि ओ मैडम, इनको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, मैं तो खुद परेशान हूँ इनसे, पर बड़े अच्छे हैं और आधे घंटे से बारिश में खड़े हैं, कुत्ते की तरह गीले हो गए पर हट ही नहीं रहे, शायद ठंड भी महसूस नहीं होती इनको। तो यहाँ पे वो लड़की बताती है मुझे लगता है ये बारिश की आवाज सुन रहा है। तो डोरोरो बोलता है ये कब हो गया, और पहले तो तुम ये बताओ तुम अमीर खानदान से हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं सही बोल
रहा हूँ ना, बताओ ना। तो यहाँ पे बताती है वो लड़की, पास्ट तो पास्ट है, अब हम प्रेजेंट में हैं, अब उन चीजों का कोई फायदा नहीं है, तुम जानकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और वो डोरोरो बोलता है तो तुम अभी प्रे क्यों कर रही थी? तो यहाँ पे वो लड़की बताती है, मैं अपने भाई का वापस आने का इंतजार कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो वापस आ जाए। 5 साल पहले वो आर्मी में गया था फाइट करने के लिए, जब वार छिड़ी हुई थी, तब से वापस ही नहीं आया। तो डोरोरो बोलता है आएगा भी नहीं, मर गया होगा। पर इतने में हम देखते हैं हायाकिमारू, यहाँ पे एक बंदा कटा हुआ मिल जाता है उसको, और हायाकिमारू भागते हुए जाता है और उसके पीछे डोरोरो भी भागता है। तो वो आगे देखते हैं कि 5-6 लोग मरे पड़े होते हैं, कटे कटाए, और इतनी देर में तो एक निंजा अटैक कर देता है हमारे हायाकिमारू को। तो डोरोरो बोलता है ये तुमने क्या करा, क्यों मार दिया इन बेचारे लोगों को? तो जिसके बाद वो सामुराई बताता है कि मैंने इनको नहीं मारा, ये तलवार ने मारा है, ये तलवार खून की प्यासी है, और तो और जिसके भी हाथ में तलवार लगती है ये उसकी पूरी बॉडी कंट्रोल कर लेती है। तो यहाँ पे डोरोरो बोलता है अबे ओ, दूसरी तलवार को ब्लेम मत दे, तेरी गलती है, तू क्यों मार रहा है इनको? पर वो तलवार को देख रहा होता है हमारा हायाकिमारू, तो उसमें से लाल फ्लेम्स निकल रही होती हैं जो कि डीमन की रहती हैं एक तरीके से। और यहाँ पे वो सामुराई अटैक कर देता है हायाकिमारू पे, और हायाकिमारू उसका डटकर सामना कर रहा होता है पूरी तरीके से। पर वो सामुराई पावरफुल रहता है और चीर देता है हायाकिमारू का गाल और धकेल देता है उसको चट्टान की साइड, और फिर मारने के लिए आ रहा होता है। पर हायाकिमारू उसके पैर में घुसेड़वा लेता है वो तलवार नकली वाले, और फेंक देता है उस सामुराई को चट्टान से नीचे। और डोरोरो आके बोलता है ये तो गया भाई, अब नहीं बच सकते यहाँ से। पर वहीं हम देखते हैं कि डोरोरो हायाकिमारू का पाँव ढूंढने जा रहा होता है, तब उसको दिखाई देती है वो तलवार कि ये सड़ी हुई तलवार भी यहाँ पे, चलो इसको फेंक देता हूँ। और जैसे ही वो तलवार को पकड़ता है, तलवार उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, और दूसरी साइड वो लड़की ढूंढ रही होती है उन दोनों को। तब उसको दिखाई देता है वही सामुराई जो कि चट्टान से गिरा था, और वो बोलती है भैया आप। और यहाँ पे वो उसका भाई रहता है जो कि 5 साल पहले वार में गया था और अब जाके लौटा है, बुढ़ा ही हो गया लगभग। और यहाँ पे वो लड़की उसको उसके घर में ले आती है, और वो लड़के को भी होश आ जाता है। जब वो इधर उधर देख रहा होता है तो यहाँ पे उसकी बहन पूछती है क्या ढूंढ रहे हो भैया तुम? तो यहाँ पे वो बताता है कुछ नहीं, वैसे भी वो मेरे पास खुद ही चल के आ जाएगी। और हम देखते हैं डोरोरो को, यहाँ पे वो पागल स्वाड को उठा लेता है, और वो स्वाड पूरी तरीके से उसको कंट्रोल में ले लेती है और खींचते हुए लेके जा रही होती है उस सामुराई की साइड। पर वहीं 2 बंदे मिल जाते हैं उसको रास्ते में, जो कि बोलते हैं अबे बच्चे कहाँ जा रहा है, घर जा। इतने में डोरोरो एक की कपड़े ही फाड़ देता है तलवार से, तो उनकी फट जाती है और वो भाग खड़े होते हैं। और डोरोरो भी कुछ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेती है उस सड़े हुए बच्चे को, मतलब अच्छे बच्चे को, और उनको देख रहा होता है ऊपर से हायाकिमारू की ये तलवार लेके कहाँ जा रहा है। और गांव की साइड देखते हैं कि वो सामुराई उसका पास्ट जब वो गया था उसकी बहन ओशिशी को छोड़ के वार के लिए, क्योंकि उसको वो करना जरूरी था। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ पर कुछ समय के लिए वापस भी आऊंगा, अपना ख्याल रखना बहन। और देखता है उसके हाथ जो कि छालों से भरे होते हैं, और उसकी बहन यहाँ पे उसको खाना भी ला के देखती है कि यही चीजें आपको बचपन से पसंद थी भैया, ये लो मैं आपके लिए लाई हूँ। पर वो तो खिड़की से बाहर देख रहा होता है, और उसकी बहन बोल रही होती है क्या हो गया आपको, आप इतना बदल क्यों गए? ये देखो आपने जो बचपन में मेरे को ये खिलौने बना के दिए थे, बचपन में मैं इसी से चुप हुआ करती थी जब रोती थी। पर वो लड़की को ध्यान में आता शायद मेरे भाई ने उन सारे लोगों को मारा था आज के दिन में, क्योंकि उसके शरीर से तो खून नहीं निकल रहा था पर उसके हाथ पे खून जरूर लगा था। और यहाँ पे उसका भाई तो पागलों की तरह बोल रहा होता है मैं यही हूँ, आ जाओ मेरी तलवार मेरे पास। और पूरे गाँव में खबर फैल चुकी होती है कि एक हत्यारा तलवार लेके घूम रहा है, मतलब डोरोरो, और सब लोग उसको छुप कर देख रहे होते हैं घरों में से। तभी हायाकिमारू उसके सामने आ खड़ा होता है और तलवारें निकाल लेता है उसके सामने। तो डोरोरो बोलता है कि अबे भाई मेरे से क्यों लड़ रहा है? पर वहीं हमको दिखाया जाता है वो सामुराई, तो वो देख रहा होता है उसका पास ही उस समय जब वो सारे बंदियों को हमने बंदी बनाया था, तो राजा ने मेरे को ऑर्डर दिया था कि इन सबको मार दो, इनको छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, अपना नुकसान ही होगा, काट डालो इनको। तो यहाँ पे वो सामुराई बोलता है राजा साहब एक बार सोचो, इनको मत मारो प्लीज, मेरी दरख्वास्त है आपसे। तो राजा बोलता है ओए कीड़े, तेरी इतनी औकात नहीं, अगर तेरे को इनको बचाना है तो ये ले तलवार और खुद का गला काट ले।
जाओगे। पर वो सामुराई ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसको उसकी बहन का भी ध्यान रखना था। तो वो तलवार तो उठा लेता है और फटाक से निकाल के काट डालता है एक सामने बंदे कैदी को। पर वो मरता नहीं है पूरी तरीके से क्योंकि वही शैतानी तलवार रहती है जो पूरी तरीके से जंग लग चुकी होती है उसमें। राजा बताता है कि ये कोई साधारण तलवार नहीं है। लोग बोलते हैं कि इसको खून की प्यास है, जैसे जैसे ये इंसानों को मारती जाएगी इसमें खून चढ़ता जाएगा और ये बहुत ज्यादा धारदार होती चली जाएगी। और जिसके बाद वो काट जाता है सबको, सारे के सारे कैदियों को काट देता है गाजर मूली की तरह। और वो तलवार सच में भी नई होती जा रही होती है जंग लगी से। और जिसके बाद राजा बोलता है वाह मजा आ गया। तो यहाँ पे वो सामुराई बोलता है ओए राजा को और खून पीना है। और हम देखते हैं कि वो उसके राजा के सिपाही सबको काट डालता है और चले जाता है और अपने आप का समर्पण कर देता है उस शैतानी तलवार में। और उसको पता पड़ जाता है कि वो तलवार आ चुकी है और यहाँ से जा रहा होता है। तो उसकी बहन उसको पकड़ लेती है कि कहीं मत जाओ। और वहीं डोरोरो डर के भाग रहा होता है हक्कीमारू से कि ये पागल तो मेरे को ही मार देगा, भागना पड़ेगा। पर हक्कीमारू का तो और कोई प्लान रहता है। और वहीं हम देखते हैं कि सामुराई को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उसकी बहन से और यहाँ पे बाहर चले जाता है उसकी तलवार वापस से लेने के लिए। और उस तलवार का नाम रहता है निहुरू क्योंकि वो बात भी करती है उस सामुराई से। पिछले 5 सालों में उसने बहुत काटा है। और वहीं हम देखते हैं डोरोरो यहाँ पे फाइट कर तो रहा होता है हक्कीमारू से, पर हक्कीमारू उसके हाथ से वो तलवार फेंक देता है दूर। और तभी वो तलवार आके उठा लेता है सामुराई और बोलता है ये तलवार मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी और सामुराई है। तेरे को मेरे को पहले ही मार देना था क्योंकि अब कोई नहीं मार पाएगा मुझको। और वहीं अटैक कर देता है वो हक्कीमारू पे। और हक्कीमारू उसके अटैक से बचते हुए उस पे वापस से अटैक कर रहा होता है। और लड़ाई की आवाज आ रही होती है उसकी बहन ओशिशी को। तो ओशिशी बाहर जाके देखती है कि ये दोनों तो लड़ाई कर रहा है और चिल्ला रही होती है रुक जाओ, मेरे भाई को मत मारो मेरे भाई को। पर वहीं हक्कीमारू तो एक ही अटैक में यहाँ पे पेल के रख देता है उन दोनों को, उस निहारू तलवार को भी और उस सामुराई को भी चीर के रख देता है। और वो मारा जाता है वहीं के वहीं उसकी बहन के सामने उसकी बहस की पूछ। और वो तलवार भी खत्म हो चुकी होती है पूरी तरीके से। और यहाँ पे उसकी बहन भी समझ जाती है कि भैया बढ़िया वो निपट गए, साला लोगों को मार गया था, मतलब ऐसा वो नहीं सोचती। पर रो रही होती है उसके भाई की याद में। और हक्कीमारू को यहाँ पे आवाज सुनाई दे रही होती है पहली बार और उसके नकली कान भी निकल जाते हैं। और ये सब होता है डीमन को मारने के बाद। और उसको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं बारिश की, लोगों की रोने की, बात करने की, हर चीज की। और वो ऐसा पहली बार महसूस कर रहा होता है। जिसके बाद डिएगो वापस से उस मंदिर में आ जाता है और उसका सेनापति बताता है कि हम अभी तक उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाए राजा साहब। और ये घबराने वाली बात होती है डीमंस के लिए भी और डिएगो के लिए भी। और उसी रात यहाँ पे जब वो लोग सो रहे होते हैं तो हक्कीमारू को जानवरों की आवाज सुनाई दे रही होती है, कीड़े मकोड़ों की, रात की, हर चीज की आवाज भयंकर सुनाई दे रही होती है क्योंकि 16 साल से उसने कुछ सुना ही नहीं था। यहाँ पे वो कान पकड़ के लेटा हुआ होता है। जिसके बाद डोरोरो सब कुछ समझ जाता है और उसके कानों पे एक कपड़ा बांध देता है जिसके कारण उसको आवाजें थोड़ी धीमी सुनाई दें और ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो उसके दिमाग पे असर पड़ गया तो पागल हो सकता क्योंकि। और हंस रहा होता है अरे भैया तुम ठीक हो जाओगे, तुमको जरूरत नहीं है मॉन्स्टर से लड़ने की यार, तुम तो अच्छे खुश रहो मेरे साथ। पर वहीं एक बड़ा सा पंछी अटैक कर देता है उन दोनों के ऊपर। और यहाँ पे वो पंछी बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर रहता है और हक्कीमारू पे पहले अटैक कर रहा होता है। और ऐसा लग रहा होता है हक्कीमारू उसका कुछ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है। और यहाँ पे हक्कीमारू को आवाज की वजह से भी दिक्कत हो रही होती है। तो हक्कीमारू को वो पकड़ लेता है पंछी और हक्कीमारू उसको काटता है पर वो भी घाव दे देता है हक्कीमारू को। और जिसके बाद वो दोनों बिल्कुल लिलत्ते हो जाते हैं। पर इतने में ही यहाँ पे हमारा वो बुढ़ऊ प्रीस्ट आता है और पेड़ के रख देता है उस मॉन्स्टर चिड़िया को और टुकड़े टुकड़े कर देता है उसकी तलवार से। और जिसके बाद सदमे में जा चुका होता है हक्कीमारू वो आवाजें सुन के क्योंकि उसके दिमाग पे असर पड़ रहा होता है उन तेज आवाजों का जो कि हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। और यहाँ पे प्रीस्ट बताता है कि अरे यार क्या कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे डोरोरो बताता है हक्कीमारू आवाज सुनने की वजह से उस सड़े हुए मॉन्स्टर से भी नहीं लड़ पाया जिससे तुमने हमको बचाया
दद्दू क्या करें हम? तो यहाँ पे दद्दू बताता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सकाई क्लैन यहाँ पे रूल करती है, और तो और हम अभी सेफ जगह पे हैं और हम किसी भी गांव की साइड नहीं जा सकते अभी किसी की मदद लेने के लिए, वरना लोग हमको ही काट डालेंगे बीच में से। और दद्दू हायक्कीमारू का हाथ पकड़ के बोलता है, अबे सुन, आज से तेरे को ये आवाजें रोज सुननी पड़ेगी, इनकी आदत डाल ले, हमेशा तो तू ऐसा नहीं रह सकता ना हायक्कीमारू। यहाँ पे डोरोरो बोलता है, अबे ओ दद्दू, उसको परेशान मत करो यार, उसको अभी दिक्कत हो रही है, हम बाद में निपटेंगे इस चिंता से। और दूसरे दिन सुबह हो चुकी होती है जब वो तीनों सो रहे होते हैं, पर हायक्कीमारू सबसे पहले उठ जाता है और उसको किसी के गाने की आवाज सुनाई दे रही होती है, तो वो चल पड़ता है उस आवाज की साइड। और दद्दू भी बोलता है, क्या मस्त गाना गा रही है यार कोई तो, और देखता है हायक्कीमारू वहाँ चल पड़ता है, तो यहाँ पे लाद देता है डोरोरो में, पर डोरोरो तो घोड़े गधे और खुद को भी बेच के सो रहा होता है, वहाँ पे उठ भी नहीं रहा होता बिल्कुल। और वो आवाज गाने की और प्यारी होती चली जा रही होती है, और वो आगे देखता है एक प्योर सोल जो कि एक लड़की रहती है, और वो अपने बाल धो रही होती है नदी किनारे और गाना भी गा रही होती है, और बोलती है, कौन हो तुम, इधर क्या कर रहे हो? जिसके बाद हायक्कीमारू उसके पास जाता है तो वो समझ जाती है कि इसको दिखाई नहीं देता, और हायक्कीमारू को कमजोरी हिट कर जाती है, तो वो वहीं बेहोश हो जाता है गोद में उसकी। फिर पीछे से भागते हुए आते हैं हमारे दद्दू और डोरोरो और बोलते हैं, भैया कहाँ हो तुम? और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उन लोगों को उसके घर पे ले आती है, और वहाँ पे वो बैठ के हायक्कीमारू का बुखार ठीक कर रहे होते हैं, जो कि उसको कल वो चिड़िया के अटैक से मिले थे। और जिसके बाद वो लड़की उसका नाम मियो बताती है और बोलती है, तुम लोग यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, और का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, देखो बच्चे लोग आ जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे ढेर सारे बच्चे होते हैं, और नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल किसी का हाथ नहीं होता है तो किसी का पैर नहीं होता है, क्योंकि ये सब नतीजा है उस जंग का जो अभी तक चल रही है दो क्लैंस के बीच, और वो उन सारी बच्चियों को पाल रही होती है मेहनत करके। और जिसके बाद एक लड़का आके बोलता है, मियो दीदी तुम अभी तक सोई नहीं क्या? तुमको काम पे जाना है रात को, सो जाओ, तुम अपना सर दर्द कर लोगी, वरना इनको तो मैं देख लूंगा, इनकी देखरेख मैं कर सकता हूँ। और जिसके बाद यहाँ पे वो लड़का उसकी छोटी बहन से खाना दिलवा देता है डोरोरो को, और यहाँ पे डोरोरो उसके पास जाता है और पूछता है, कोई काम हो तो बताओ, मैं भी ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो बच्चा बोलता है, अबे कोई काम नहीं है, काम कर अपना जाके भाड़ में। और जिसके बाद डोरोरो बोलता है, अबे तेरी तो। पर यहाँ पे वो बताता है, अरे चिल्ला मत, मियो दीदी अभी सो रही होगी, वो बहुत मेहनत करती है हम सबको पालने के लिए, वो यहाँ पे सकाई क्लैन की आर्मी में जाती है रात के समय पहरा देने, और वहीं से हमारे खाने पीने का इंतजाम होता है, इसलिए उनको अभी सोने दो। तो डोरोरो बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चिल्लाऊंगा नहीं ज्यादा। पर वहीं हम देखते हैं बुढ़ाऊ तो यहाँ पे जा रहा होता है छोड़ के, और बोलता है, डोरोरो मैं एक सही सलामत रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ जो हमको महफूज रखेगा सकाई की आर्मी से। और जिसके बाद हम देखते हैं डिएगो के घर, तो यहाँ पे उसके गांव में 2 महीने से बारिश नहीं हुई होती और फसलें खराब हो रही होती है, और यही नहीं उसके यहाँ पे लैंडस्लाइड भी आ चुकी होती है, मतलब नेचुरल डिजास्टर। वो बोलता है, मेरे राज्य में ये सब कभी नहीं होगा, अभी मैं डीमन से बात करके सब ठीक करता हूँ। पर वहीं उसकी बीवी बोलती है कि ऐसा कब तक करोगे तुम, डीमंस कुछ नहीं कर सकते हमारा, और तो और हमने तो एक बच्चा भी खोया है हमारा, जो कि हमारे इस वाले बच्चों को नहीं पता। और वहीं वो बच्चा भी कुछ सोच रहा होता है। और यहाँ पे दूसरे दिन मियो आके चेक कर रही होती है हायक्कीमारू का फीवर, और बोलती है, थोड़ा कम हो गया है, चलो मैं काम पे जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। तो हायक्कीमारू उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर मियो यहाँ पे चली जाती है गाना गाते हुए, और पता नहीं वो कौन सा काम करती है वो आर्मी में। और जिसके बाद हम देखते हैं हमारे प्रीस्ट को, तो वो यहाँ पे रास्ता ढूंढ रहा होता है सही, जहाँ पे कोई भी सामुराई उनको नहीं मिलेगा उनकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और वो देखता है एक टनल जहाँ पे शायद एक मॉन्स्टर छुपा हुआ होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन यहाँ पे मियो वापस आ जाती है, तब उसको सामने ही दिख जाता है हायक्कीमारू, और वो बोलती है, तुमने तुम्हारी दवाई खा ली क्या? लो मैं तुम्हारे लिए और खाने की चीज लेके आई हूँ। और यहाँ पे बोलती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे देख सकते हो? तो यहाँ पे बताता है डोरोरो कि हाँ ये देख सकता है, पर तुम्हारी सोल का कलर और ये इंसानों की, हर इंसान की सोल का कलर देख सकता है, इस वजह से ये इंसानों में और डीमंस में फर्क आसानी से पैदा कर सकता है। और जिसके बाद हायक्कीमारू कुछ बोल रहा होता है, और यहाँ पे डोरोरो समझ जाता है कि ये बोल रहा है कि तुम गाना गा के सुना दो इसको, क्योंकि शायद तुम्हारे गाने से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती सुनने में। तो यहाँ पे उसकी बात सुन के मियो बोलती है, ठीक है मैं गाना गाती हूँ, और उसका गाना सुन रहा होता है हायक्कीमारू बड़े ही आसानी से। और तभी वो गाना गा रही होती है तो वहाँ पे प्रीस्ट भी आ धमकता है और बोलता है कि मुझे एक कमाल की जगह पता पड़ी है, वार स्टार्ट होने से पहले हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उस पे खेती भी कर सकते हैं हम। पर वहाँ पे एक डीमन रहता है, बहुत
बहुत ही बड़ा, और तो और उससे मैच करना कोई आसान बात नहीं है, हम उसको शायद ही हरा पाए। पर इतनी बात सुन के ह्यक्कीमारू चलने लगता है उस जीमन को हराने, और डोरोरो बोलता है अरे क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ अभी मत जाओ। पर प्रीस्ट भी समझ जाता है कि जल्दी जाके उसको हराना ही पड़ेगा, चलो मैं भी जा रहा हूँ इसके साथ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पे मियो भी बोलती है चलो मैं भी जा रही हूँ अब काम पे वापस से। पर उसका छोटा भाई बोलता है अभी तो आई थी, अब कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे मियो बताती कि अब मैं एनिमी की साइड से काम भी करूंगी, वहाँ पे भी मेरे को खूब पैसा मिलेगा, और अभी हम नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं, पैसा तो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, और खाने पीने की चीजें भी मिलेगी। पर जिसके बाद यहाँ पे डोरोरो बोलता है अरे मैं भी इसके साथ जाता हूँ, तुम टेंशन मत लो, इसका ख्याल मैं रखूंगा, तुम बाकी बच्चों को संभालो, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ होगा, किसी की जान पे कोई संकट आएगा, तो मैं उसको बचा के फटाक से ले आऊंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि खेत की साइड दो सिपाही यहाँ लेटे हुए होते बोल रहे थे कब तक काम करना पड़ेगा, और मियो उनके पास आती है और बोलती है मुझे काम मिलेगा क्या। और वहीं ह्यक्कीमारू तो तैयार हो जाता है उस डीमन से लड़ाई करने के लिए, और डीमन बाहर निकल के अटैक कर देता है, और पूरी की पूरी रेत धस रही होती है जमीन के अंदर। और वहीं ह्यक्कीमारू और प्रीस्ट आसानी से फाइट कर रहे होते हैं इस डीमन से, पर ह्यक्कीमारू के पैर में चोट लग जाती है, जिसके कारण वो डीमन के साथ अंदर ही समा जाता है। और मियो को देख रहा होता है डोरोरो कि ये क्या काम कर रही है, और उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है कि ये तो गलत हो रहा है। और वहीं पैर कटने के बाद ह्यक्कीमारू चिल्ला रहा होता है बचाओ बचाओ, और पहली बार उसकी आवाज सुनी होती है किसी ने, और उसकी आवाज सुन के शौक में हो जाता है प्रीस्ट की इसकी तो आवाज भी वापस आ गई, हमें इस पे जरूर नजर रखनी होगी। और इसी के साथ यह एनिमे खत्म हो जाता है, और इसका अगला एपिसोड भी मैं इतना ही बड़ा लाऊंगा तो थोड़ा वेट ज्यादा करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय बाय।